नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 27 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। इसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा से संबंधित आलेखों को देखेंगे और साथ ही हम समाचार विश्लेषण के तहत कुछ प्रश्न अभ्यासों को भी करेंगे। ठीक है, तो हम रिलेटेड न्यूज़पेपर आर्टिकल को देखने जा रहे हैं, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे और साथ ही कुछ अन्य तथ्यों और संकल्पनाओं की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला आलेख है वो डेली एडिशन पेज नंबर 6 से लिया गया है, यानी एडिटोरियल पेज से लिया गया है और इसका जो संबंध है वो जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका संदर्भ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें जो लेखक हैं वो क्या बात कहना चाहते हैं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था में जीडीपी के दृष्टिकोण से और रोजगार दोनों के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि कृषि में जो संलग्न लोग हैं, कृषि में जो संलग्न जो किसान हैं, उनको उनके उत्पाद का, ठीक है, चाहे वो कुछ भी उगाएं, खाद्य उत्पादन करें या फिर गैर खाद्य उत्पादन करें जिसके तहत वाणिज्यिक फसलों को उगाएं, किसी भी तरीके का उत्पादन करें, उन उत्पादों को उनका बेहतर मूल्य मिल सके। ठीक है, उनका बेहतर पैसा उनको मिल सके, बेहतर रिटर्न मिल सके। इसके लिए सरकारों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि एक बेहतर कृषि बाजार व्यवस्था की स्थापना किया जाए। कृषि बाजार व्यवस्था के तहत क्या होता है, तो किसान अपने उत्पाद को बाजार में जाके, जिसमें सामान्यतः मंडियों का स्थान आता है, किसान क्या करते हैं, मंडियों में जाके अपने उत्पादों को बेचते हैं, जिसको टेक्निकली एपीएमसी कहा जाता है। ठीक है, जो किसान जो अपने उत्पाद बेचते हैं वो सामान्यतः मंडियों में जाके बेचते हैं और ये जो मंडियां होती हैं वो तकनीकी रूप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमीशन कहलाती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या उनको मंडी कहा जाता है। ठीक है, तो मंडियों में जाके वो बेचते हैं। अब ये जो उत्पादन किया जा रहा है इसको बेहतर ढंग से उनका उत्पाद किसानों को मिल सके, बेहतर उनको लाभ मिल सके, इसके लिए हाल में सरकारों द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं जिसको हम कृषि बाजार सुधारों के तहत मानते हैं। ठीक है, तो कृषि बाजार सुधारों की इसमें बात कही गई है कि किस प्रकार से कृषि का जो बाजार है जिसमें किसान अपना उत्पाद का अच्छा दाम चाहते हैं, उसको विकसित करने के लिए और उसको सुधारने के लिए कौन कौन से योजनाएं, कौन कौन से उत्पाद और कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं, क्या वो सही हैं, और अगर हमें कृषि बाजार का पूर्ण सुधार करना है, पूर्ण विकास करना है, तो किन और उपायों को अपनाए जाने की ज़रूरत है। तो ये जो पूरा जो आर्टिकल है ये कृषि बाजार व्यवस्था और उसमें सुधारों पर केंद्रित है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में सरकार के द्वारा बहुत सारे कृषि बाजार संबंधी सुधार किए गए हैं। कौन कौन से सुधार हैं, एक दो को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, उसे कहा जाता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, या कह सकते हैं उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत क्या होता था कि अगर किसी वस्तु को या किसी उत्पाद को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत डाल दिया जाता था तो उसकी एक सीमा से ज़्यादा जो है भंडारण नहीं किया जा सकता था। मूल रूप से यह जो कानून बनाया गया था वो काला बाजारी रोकने के लिए बनाया गया था और मार्केट में सामान की कमी ना हो, मार्केट में सामान की काला बाजारी ना हो, इसके लिए इसे बनाया गया था। लेकिन जब से भारत में एलपीजी सुधारों को अपनाया गया है, उसके बाद से जब से भारत में मल्टी ब्रांड रिटेलिंग, ठीक है, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग प्रारंभ हुई है, या फिर जब से भारत में जो खुदरा व्यापार है उस खुदरा व्यापार में बड़े बड़े जो औद्योगिक समूह हैं वो आना शुरू हुए हैं, जब से भारत में बड़े बड़े मॉल्स में कृषि उत्पाद से संबंधित जो उत्पाद हैं या उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो बिकना शुरू हुई हैं, तब से यह मांग की जा रही थी कि
मल्टी ब्रांड रिटेलिंग को भारत में सफल बनाने के लिए या फिर इस तरीके के मॉडल्स, इस तरीके के मॉल्स की चेन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि जो कंपनियां इसमें संलग्न हैं उनको ये अनुमति मिले कि वो खाद्य वस्तुओं की या फिर खाद्य उत्पादों की बड़ी मात्रा में भंडारण कर सकें। तो इसी सुझाव को मानते हुए अभी हाल में ही भारत में बाजार सुधारों की दिशा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 की परिधि से बहुत सारे खाद्य कृषि उत्पादों को हटा दिया गया है, जिसमें खाद्यान्न शामिल है, गेहूं चावल शामिल है, दालें शामिल हैं, तेल शामिल है, प्याज शामिल है और आलू शामिल है। इसके तहत ये माना जाता है कि अगर आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से इनको बाहर कर दिया जाएगा तो इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं, ठीक है, जैसे कि टाटा बिरला, वो जो है बहुत बड़े बड़े मॉल्स में और बहुत बड़े बड़े खुदरा व्यापार में अपने आप को लाने की तैयारी में है, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे निवेश भी किए हैं, तो ऐसा निवेश बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही किसान जो हैं, चूंकि उनको डायरेक्ट जो है खरीदी की जाएगी, डायरेक्ट जो है कंपनियां उनसे खरीदेंगी, उसमें किसी प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका नहीं रहेगी। तो यह अनुमान लगाया जा रहा था या यह आशा की जा रही है कि किसानों को उनके उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो एक सुधार तो ये किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बहुत सारी जो खाद्य उत्पाद की संबंधी वस्तुएं हैं उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा भारत में जो बाजार सुधार हैं, विशेषकर जो कृषि बाजार सुधार हैं, उसके तहत जो अंतर्राज्यीय व्यापार है, इंटर स्टेट जो बिजनेस होता है, अंतर्राज्यीय वस्तुओं का या अंतर्राज्यीय खाद्यान्न वस्तुओं का जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा कृषि को बढ़ावा देने के लिए दो अभी हाल में ही अध्यादेश लाए गए हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मूल रूप से एक एंटिटी होती है, एक संस्था होती है, आप कंपनी भी इसे मान सकते हैं, एक संस्था या कंपनी होती है, वो एक करार करेगी किसान के साथ। तो कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था किसान के साथ करार करती है और इसमें वो ये कहती है कि हमें मान लीजिए आलू उपजाना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है लेज जो है वो अपने चिप्स बनाती है और इसके लिए जो है उसने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमें इस किस्म का आलू चाहिए। ये आलू बनाने के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये कहा कि अगर आप जो है आलू उपजाएंगे तो मान लीजिए अगर 100 किलो आलू आपने उपजाया तो सारा का सारा जो है वो हम खरीद लेंगे। तो संविदा कृषि के तहत क्या होता है कि किसान जो हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक फसल को उपजाते हैं, जिसमें उस फसल को पूर्ण रूप से खरीदने की जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो भारत में किसानों को बेहतर उत्पाद देने के लिए, बेहतर उपाय देने के लिए और उनके उत्पादों का वाजिब मूल्य देने के लिए संविदा कृषि को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत अभी हाल में ही अध्यादेश भी लाया गया है, ठीक है। अब ये कुछ सुधार हैं, और भी बहुत सारे सुधार हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, लेखक का ये तर्क है कि हमने भले ही बहुत सारे सुधार किए हों, इसके बावजूद ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत है। इसमें वो व्यवहारिक अर्थशास्त्र के एक सिद्धांत की बात करते हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के एक सिद्धांत की बात करते हैं, जिसको कहा जाता है टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। वो इसकी सीमाओं को टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम या समय असंगतता समस्या के साथ ही पॉलिसी क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम या नीतिगत विश्वास की समस्या के रूप में बताते हैं। कहते हैं कि सरकार ने बहुत सारे कृषि बाजार में सुधार किए हैं, लेकिन ये सुधार इस तरीके से हुए हैं कि मार्केट में इसका जो संदेश गया है वो बहुत ज़्यादा विश्वास वाला नहीं गया है। कहने की बात क्या हुई कि हमने बहुत सारे पॉलिसीज़ एक के बाद एक लागू की हैं, जिससे मार्केट के जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। पहले वो एक सुधार लेके आती है, फिर दूसरा सुधार लेके आती है, फिर तीसरा सुधार लेके आती है, और ये जो तीनों के तीनों जो सुधार हैं उन तीनों का उद्देश्य कुछ अलग अलग होता है। इसके चलते मार्केट में एक नीतिगत विश्वास से संबंधित समस्या उपज गई है, जिसके चलते भारत में जो कृषि बाजार सुधार हैं वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सके हैं। तो ये किस प्रकार से हैं और इसको किस प्रकार से लेखक ने सिद्ध करने की कोशिश की है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि बाजार में नीतियों को लेकर अधिक विश्वास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2016 में और इसके बाद जो विविध जो नीतियां अपनाई गई वो सारी नीतियां सुसंगत नहीं थी। सुसंगत का मतलब क्या हुआ कि एक नीति आई उसका उद्देश्य कुछ और, दूसरी नीति आई उसका उद्देश्य कुछ और, तीसरा नीति आई तो उसका उद्देश्य कुछ और। इसको तौर तरीके भी इसके अलग, इसका भी अलग, इसका अलग। इससे क्या हुआ कि एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, एक शंका पैदा हुई है सरकार की नीतियों की भविष्य को लेकर। ठीक है, तो इससे जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई हैं जिसको उन्होंने कुछ उदाहरणों से बताया है। ठीक है, अब कौन कौन से उदाहरण हैं? तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो बताते हैं 2016 का, जब भारत में ई नैम को लाया गया। ठीक है, ई नैम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके तहत ये कहा गया कि जो देश भर की जो मंडियां हैं, ठीक है, देश भर की जो मंडियां हैं जहां पे किसान अपने उत्पादों को बेचते हैं, उन सभी उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन वेबसाइट ई नैम से जोड़ा जाएगा। एक ऑनलाइन या यूं कह सकते हैं एक वर्चुअल जो है बाजार बनाया जाएगा, कृषि बाजार की स्थापना की जाएगी और इसके बैकअप के रूप में देश भर की मंडियां उससे जुड़ी होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए महाराष्ट्र की कोई एक मंडी है जहां पे प्याज का उत्पादन होता है। ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली की कोई मंडी है जहां पे आलू को की बिक्री होती है। ठीक है, महाराष्ट्र के मंडी में प्याज बिकता है और दिल्ली की मंडी में आलू बिकता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए ई नैम के साथ, तो चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो दिल्ली में हो, प्याज का जो मूल्य है वो बेहतर मिल सकेगा यहाँ पे की जाने वाली नीलामी के माध्यम से। ठीक है, तो नीलामी कहाँ पे होगी? नीलामी होगी ई नैम पे, नीलामी होगी ऑनलाइन, और इस ऑनलाइन जो नीलामी होगी उसमें देश भर के लोग हिस्सा लेंगे और इसके माध्यम से जो महाराष्ट्र में उपजने वाली जो प्याज है वो पूरे देश में जो है जा सकती है। इसी तरीके से दिल्ली में उपजने वाला आलू भी पूरे देश में जा सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि 2016 में सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम लाई गई, उसके माध्यम से किसानों को एक वर्चुअल मार्केट मैकेनिज्म दिया गया ताकि किसान जो है राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर प्राइस डिस्कवरी कर सके। हो सकता है कि महाराष्ट्र के स्थानीय मंडी में उस प्याज का दाम मात्र 10 रुपये हो, लेकिन दिल्ली में वही प्याज हो सकता है कि लोग 50 रुपये में खरीदने को तैयार हों। तो अगर इसको नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हो सकता है कि 10 रुपये में बिकने वाली प्याज 50 रुपये में पहुंच जाए। तो इससे क्या होगा? किसानों को उसके उत्पाद का बेहतर कीमत मिलेगी, इससे किसानों की स्थिति सुधरेगी। तो एक ये प्रयास किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट स्कीम, एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया जाए और इसके तहत सबसे पहले 585 बाजारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया, जिसमें 16 राज्य और 2 यूटी शामिल थे। ठीक है, अब इसमें राज्यों से कहा गया कि आप अपने जो मंडी से संबंधित आपके जो अधिनियम है, जिसको कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम कहा जाता है, उसमें आप संशोधित करो। ठीक है, क्या संशोधन करने को कहा गया कि पूरे राज्य में एक ही लाइसेंस रखो ताकि अलग अलग मंडियों में सामान बेचने के लिए अलग अलग लाइसेंस नहीं लगाया जाए। किसी भी मंडी में अगर कोई मार्केट फीस लगती है तो वो केवल एक ही जगह लगनी चाहिए, सिंगल पॉइंट पे लगनी चाहिए। जितनी भी मंडियों में जो नीलामी होती है उसको अब इलेक्ट्रॉनिक किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यह सारे सुधार करने के बावजूद जो है बहुत से राज्यों ने इसे नहीं अपनाया, जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत अधिक सफल नहीं हो सका, इसी के चलते सरकार ने फिर से एक नीतिगत बदलाव किया और सितंबर 2018 में एक नई कार्यक्रम की घोषणा की जिसका नाम है प्रधानमंत्री आशा कार्यक्रम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसके तहत क्या किया गया कि किसान अगर कोई उत्पाद उपजा रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दाल उपजा रहा है, तो दाल में अगर उसको उपजाने में लगे हैं 100 रुपये, ठीक है, तो उस दाल को जब वो बाजार में बेचने जाएगा तो सरकार के द्वारा उसको, ठीक है, सरकार के द्वारा उसको 150 रुपये दिए जाएंगे। मिनिमम जो है 150 रुपये दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पादन लागत से 50% अधिक। ठीक है, तो जितनी उसकी उत्पादन आया है उसका
50% अधिक उसको मिलेगा, ताकि वो किसान जो है उस उत्पाद को उपजाने के लिए उत्साहित हो सके। तो आय संरक्षण अभियान के तहत कुछ विशिष्ट खाद्य फसल जैसे कि दाल और तेल, इस पे किसान को उनकी उत्पादन लागत का 50% अधिक भुगतान किए जाने का फैसला किया गया। ठीक है, इसके तहत 3 प्रमुख मॉडलों को अपनाया गया, जिसका एक का नाम था सार्वजनिक अधिग्रहण, यानी इसको कह सकते हैं प्राइस सपोर्ट सिस्टम। दूसरा है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, या फिर इसको कहते हैं भावांतर भुगतान योजना। और तीसरे को कहा जाता है निजी अधिग्रहण, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब होता क्या है, तो प्रधानमंत्री आय संरक्षण अभियान के तहत कहा गया कि ये जो 150 रुपये हैं वो सरकार खुद देगी। अगर सरकार खुद से वो दे तो उसे कहते हैं सार्वजनिक अधिग्रहण, यानी सरकार द्वारा खुद खरीद लेना उस उत्पाद को। अगर सरकार ये बोले कि आप ऐसा करो कि ये जो उत्पाद है उसको आप जाके बाजार में बेच दो, ठीक है, और मान लीजिए बाजार में बिकने के बाद उसको मिले 120 रुपये, ठीक है, सरकार ने कह रखा है कि आपको मिलने चाहिए 150 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी योजना के तहत जो भाव का अंतर आ रहा है, ठीक है, कितना भाव का अंतर आया, 30 रुपया, तो ये 30 रुपया सरकार अपने पास से किसान को देगी। तो दूसरे मॉडल में कहा गया कि आप मार्केट में जाके बेच सकते हो, और जो भी भाव का जो अंतर होगा जो हमने घोषित किया है वो आपको प्राप्त होगा सरकार की तरफ से। ठीक है, तो किसान को मिलेगा ये 150 रुपये, भले ही 120 रुपये मार्केट से मिले या फिर 30 रुपये जो है सरकार की तरफ से मिले। तो पहले में पूरा का पूरा 150 रुपये सरकार देगी कीमत समर्थन स्कीम के तहत। दूसरी स्कीम ये हो सकती है कि आप बाजार में बेच दो, तो जो पैसा अंतर होगा वो सरकार देगी। और तीसरा था निजी अधिग्रहण, इसके तहत सरकार ने कहा कि आप जो है प्राइवेट स्टॉकिस्ट को बेच दो, किसी भी प्राइवेट प्लेयर को बेच दो, ठीक है, और वो जो है आपको 150 रुपये दे देगा, बाद में जो है हम उससे सेटलमेंट कर लेंगे। तो इसके तहत क्या क्या ये योजना बनाई गई थी कि कुछ निजी पार्टीज को, निजी एजेंसीज को मार्केट में जो है ये सीमा, ये जो है कहा जाए, ये अधिकार दिया जाए कि वो 150 रुपये में सामान खरीदने को तैयार हो जाएं, और बाद में सरकार इनको अपनी तरफ से सेटलमेंट कर सके। तो ये 3 तरीके के मॉडल अपनाने पर बल दिया गया था पीएम आशा कार्यक्रम के तहत। लेकिन हुआ क्या कि ये तीनों के तीनों जो मॉडल हैं वो पूरी तरीके से लागू अभी नहीं किए जा सके हैं, जिसमें केवल सार्वजनिक अधिग्रहण यानी सरकार द्वारा खरीद करना उसको लागू किया गया है। भावांतर भुगतान की जो योजना है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ही पायलट स्तर पर लागू हुई, लेकिन जो निधि अधिग्रहण की योजना है उसको लागू ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो दूसरी स्कीम क्या हुई, पीएम आशा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि पीएम आशा घोषित तो हो गई, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बजटीय सहायता नहीं मिली है। जैसे कि 2018-19 में इसको 4,721 करोड़ मिले, 2019-20 में 321 और 20-21 में 500 करोड़ मिले। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ कि ये कहा गया कि आप और भी अधिनियम बनाइए और कुछ सुधार कीजिए ताकि कृषि बाजार सुधार और संविदा कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि इसको भी नहीं अपनाया जा सका। तो ई नैम के बाद वो लाए आशा, और आशा जब पूरी तरीके से नहीं काम हुआ तो नया लाए गए सुधार जिसका नाम था पीएम किसान। ठीक है, अब एक नई योजना आ गई जिसको फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में घोषित किया गया था, और इसका नाम है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना क्या है, तो इसमें किसानों को बीज, ठीक है, उर्वरक आदि खरीदने के लिए साल में 6,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान किया गया है इंस्टॉलमेंट्स में। तो किसानों को 6,000 रुपये नकद भुगतान किया जाएगा, उनके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा, और इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, वर्तमान में ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक लागू किया गया है, लेकिन कोविड-19 के दौर में फिर से ई नैम पे बल दिया जाने लगा है। ठीक है, अब इसके तहत आलोचना ये की जाती है कि आपने लगातार इतने सारे नीतिगत परिवर्तन किए हैं कि उससे मार्केट में एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। जैसे कि ई नैम जो था वो पूरी तरीके से मार्केट बेस्ड था, बाजार समर्थन आधारित था। जो पीएम आशा और पीएम किसान है वो सरकारी समर्थन पे आधारित हैं। अब फिर से जो है कोविड-19 के काल में आप ई नैम पे बल दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिसी के लेवल पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है।
यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है कि क्या सरकार के समर्थन से जो है कृषि बाजारों को बढ़ावा दिया जाएगा कि बाजार को बाजार के स्थिति पे छोड़ दिया जाएगा। इससे होता क्या है कि जो निजी निवेशक हैं वो विश्वास की कमी से ग्रस्त हो जाते हैं और वो निवेश न करके वेट एंड वॉच की नीति अपनाने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और सीमाएं हैं जिसको दूर किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें जो केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट जो हैं इनके बीच एक समन्वयन करने की ज़रूरत है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो भले ही केंद्र सरकार कोई डायरेक्शन दे दे, जब तक राज्य और केंद्र के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कृषि बाजार सुधार बेहतर ढंग से लागू नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा वर्तमान में जो ग्रामीण बाजार हैं, जो ग्रामीण हाट हैं, ठीक है, ग्रामीण बाजार, ग्रामीण हाट जो हैं उनको आपस में जोड़ने पे बल दिया जाना जरूरी है। साथ ही साथ किसानों को समय पर बीमा मिल सके, किसानों को समय पर ऋण या क्रेडिट मिल सके, इसके लिए भी कार्य करने की ज़रूरत है और इस संदर्भ में एक मार्केट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ अन्य सुधारों को करने की भी ज़रूरत है, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान में संविदा कृषि के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के साथ लैंड लीजिंग, ठीक है, लैंड लीजिंग पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, लैंड लीजिंग क्या होता है? तो इसको सरल शब्दों में कहा जाता है बटाईदारी। ठीक है, बटाईदारी में क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है जो भूमि का मालिक नहीं है, वो भूमि के मालिक की तरफ से जो है खेती करता है और इसके बदले में उसको उपज का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, भारत में बटाईदारी की जो प्रथा है, जिसको लैंड लीजिंग कहा जाता है टेक्निकल रूप में, वो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। हालांकि वर्तमान में ये कहा जाता है कि मालिक की तुलना में जो खेती करने वाला है उसको ज़्यादा लाभ नहीं होता है। तो लैंड लीजिंग के क्षेत्र में दोनों को बराबर लाभ हो सके, भूमि का मालिक और किसान, इन दोनों को बेहतर लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए कानून में प्रावधान करने की ज़रूरत है। ठीक है, यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि आपने भले ही बहुत सारे कृषि मार्केट इकोसिस्टम में सुधार किए हों, लेकिन नीति को जब तक आप सुसंगत नहीं बनाएंगे, जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंस नहीं होगी, केंद्र और राज्य के बीच सहयोग बढ़ाया नहीं जाएगा और साथ ही साथ पूरक सुधार जैसे कि संविदा कृषि और लैंड लीजिंग, इसको नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पूरे एग्रीकल्चर का जो मार्केट का इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्टिकल है जिसकी हमने चर्चा की। अगला जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 7 से संबंधित है, जो जीएस पेपर 3 में साइंस टेक्स्ट से संबंधित है। ठीक है, ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें भारत में और साथ ही साथ जो स्पेस क्षेत्र है, ठीक है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, उस अंतरिक्ष क्षेत्र में किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उस पर बल दिया गया है और इस प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भारत को क्या किए जाने की आवश्यकता है, इसको स्थापित करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो काफ़ी तथ्यात्मक आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हाल के समय में क्या हुआ है, मैंने आपको बताया कि जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसमें बहुत सारे हम उदाहरण देख रहे हैं। विशेषकर कोविड-19 के काल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें चीन, अमेरिका और यूएई तीनों देशों ने मंगल को लेकर मिशन छोड़े हैं। जो प्राइवेट कंपनी है एक अमेरिका की स्पेसएक्स, उसने कमर्शियल व्यावसायिक अंतरिक्ष उड़ान शुरू की हैं। साथ ही चीन द्वारा एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि अमेरिका का जीपीएस है, ठीक है, भारत का नाविक है, उसी की तर्ज पर एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को पूरा कर लिया है जिसका नाम है बाइडू। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस कमांड द्वारा रूस पे ये आरोप लगाए गए हैं कि उसने एंटी सैटेलाइट वेपन, जिसके द्वारा सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकता है, उसके संदर्भ में परीक्षण किए हैं। तो कहने की बात यह है कि कोविड-19 का दौर भले ही रहा हो, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभी भी लोगों का जो ध्यान है वो बना हुआ है और देश इसमें निरंतर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसी के सापेक्ष जो स्पेस इंडस्ट्री है, ठीक है, स्पेस जो इंडस्ट्री है उसका लगातार विकास हुआ है और इसमें स्पेस में जाने वाला जो खर्च है उसमें लगातार कमी आई है। जैसे कि पहले जो नासा स्पेस शटल था जिसमें डिस्कवरी वगैरह शामिल थे, ठीक है, डिस्कवरी वगैरह शामिल थे, उसमें
पर केजी ले जाने का खर्च लगभग $54,500 पर केजी आता था। अब ये खर्च लगभग कम होके स्पेस एक्स जो प्राइवेट कमर्शियल कंपनी है, उसने फाल्कन 9 उसके रॉकेट से अगर आप कोई चीज़ ले जाएंगे तो लगभग $2,720 प्रति किलो का ही खर्च आएगा। तो कहाँ 50,000 आता था, अब ये घट के मात्र 3,000 तक आ गया है। भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है कि ये $100 पर केजी से भी कम हो जाएगा, जिससे और अधिक मानव अभियान किए जा सकेंगे स्पेस में। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार पूरे दुनिया का जो स्पेस मार्केट है वो लगभग $350 बिलियन से अधिक का है, जिसके 2050 तक $2.7 ट्रिलियन यानी लगभग $3 ट्रिलियन तक पहुंच जाने की आशा है। ठीक है। अब इसमें लेखक का तर्क यह है कि जिस प्रकार से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का विकास हुआ है उसी तरीके से इसका भी भविष्य में विकास देखे जाने की आशा है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या देखा गया कि जब एप्पल कंपनी ने अपना आईफोन निकाला तो उसने लोगों को ये कहा, जितने भी तकनीकी लोग थे उन्होंने कहा कि आप एप्पल के लिए एप्लीकेशंस डेवलप करो, आप ऐप्स डेवलप करो और इसको एप्पल स्टोर में डाला जाएगा। तो जब एप्पल ने घोषणा की उसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने ऐप्स बनाने शुरू किए और आज जो है ऐप के फील्ड में लाखों करोड़ों ऐप उपलब्ध हैं। तो एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है और यही टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां विद्यमान हो गई हैं। इसमें स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है। स्पेस एक्स क्या है? अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसने पूरी दुनिया में इंटरनेट को सुलभ करने के लिए 10,000 सैटेलाइट आकाश में छोड़ने की एक योजना बनाई है ताकि पूरी दुनिया में टेली एजुकेशन और मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा अमेजन जो कंपनी है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है कुइपर या कूपर, जिसके तहत 3,000 माइक्रो सैटेलाइट यानी छोटे छोटे सैटेलाइट छोड़ने की योजना बनाई गई है। आने वाले 10 सालों में ऐसे 80,000 सैटेलाइट छोड़े जाने की योजना है, जबकि वर्तमान में मात्र 3,000 ही ऐसे सैटेलाइट हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले साल में बड़ी संख्या में जो है लोग आउटर स्पेस की तरफ जाने वाले हैं और इसमें प्लानेट नाम की एक कंपनी, एस्पायर ग्लोबल नाम की कंपनी, आईसी नाम की कंपनी जो है वो अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर रही है मौसम पूर्वानुमान के लिए, परिवहन के लिए, फसल उत्पादन के लिए और आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अंतरिक्ष के प्रति, जैसे जैसे स्पेस के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है उसी तुलना में लेखक का ये मत है कि चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है, जो आउटर स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो एक ऐसा एरिया है जिसमें कानूनों का बहुत कम जो है लागू किए गए हैं। ठीक है। जैसे कि आउटर स्पेस लोकतांत्रिक भले ही हुआ हो लेकिन उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है और वो लगातार क्राउडेड होता जा रहा है, लगातार उसमें भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसमें वर्तमान में भले ही 3,000 सैटेलाइट हों लेकिन आने वाले सालों में वो 80,000 तक जा सकते हैं। ठीक है। इसके सापेक्ष भारत में या विश्व स्तर पे जो स्पेस कानून है उसमें मात्र 1967 की एक आउटर स्पेस ट्रीटी ही महत्वपूर्ण है जो बाह्य आकाश को यानी पूरा अंतरिक्ष को संपूर्ण मानवता के लिए खोलने की बात करती है। और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र जो है इसमें अपनी संप्रभुता का दावा नहीं करेगा। ठीक है। दूसरे भी बहुत सारे कानून हैं लेकिन सारे के सारे जो कानून है वो एक ही तरीके की बात करते हैं, जिसमें रेस्क्यू एग्रीमेंट, स्पेस लायबिलिटी कन्वेंशन, स्पेस रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन आदि। ठीक। अब यही जो सीमा है वो ये है कि भले ही आप कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता के लिए हम खोल देंगे बाह्य आकाश को, हम किसी भी राष्ट्र द्वारा संप्रभुता का दावा नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर स्पेस को लेकर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो विवाद के निस्तारण का कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अगर सैटेलाइट भविष्य में किसी से कोई टकरा गया या स्पेस कचरे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो इसमें कोई विनियमन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे स्पेस असेट्स हैं, ठीक है,
उसके विनियमन और प्रबंधन का अभाव है। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आदि, वो किस कानून के आधार पे काम कर रहे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार का अनैतिक गतिविधि होती है, किसी प्रकार का कानूनी मुद्दा देखा जाता है, तो उसमें जो है किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, इसको लेकर पूरा विनियमन का अभाव है, जिससे संघर्ष बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा बहुत सारे जो कानून वगैरह बनाए गए हैं वो स्टेट स्पेसिफिक हैं। स्टेट स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्र विशिष्ट कानून है, जिसमें राष्ट्रों ने अपनी सुविधा के अनुसार कानूनों को बनाया है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अमेरिका द्वारा एक कार्यपालिका राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोगों से और निजी कंपनियों से ये कहा गया है कि आप आउटर स्पेस के जो संसाधन हैं, ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष के जो संसाधन हैं, उसके उपयोग के लिए आगे आएं। ठीक है, क्यों ऐसा कहा है? तो नासा के अनुसार बहुत सारे ऐसे एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होते हैं? तो जो ग्रह होते हैं, उन ग्रह के विपरीत जो एस्टेरॉइड होते हैं उनकी कुछ सुनिश्चित कक्षा नहीं होती है। ठीक है, वो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और इसके तहत यह देखा जाता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो काफ़ी संसाधनों को रखते हैं। जैसे कि साइकी 16 साइकी नाम का एक एस्टेरॉइड है, वो काफ़ी मूल्यवान आंका गया है भारी धातुओं के संदर्भ में, जिसमें 10,000 क्वाड्रिलियन से अधिक का मूल्य उसका माना गया है। ठीक है, यही कारण है कि निजी क्षेत्र द्वारा उसके उपयोग करने की बात चल रही है, जिसके चलते आगे चलकर जो आकाशीय संसाधन है उस पे कब्जे की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से अलग अलग जो देश हैं वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे भारत ने भी इसका परीक्षण किया। रूस पे अभी हाल में ही आरोप लगाया कि यूएस ने आरोप लगाया कि रूस ने जो है एंटी सैटेलाइट वेपन का निवेश किया है। बहुत सारे जो मिलिट्री स्पेस सिस्टम्स में निवेश किए जा रहे हैं, बहुत सारे जो स्पाई सैटेलाइट्स वगैरह छोड़े जा रहे हैं, वो भी जो बाह्य अंतरिक्ष है या स्पेस का सैन्यीकरण है, स्पेस का मिलिटराइजेशन है, इसको दर्शाता है। ठीक है, जिसमें आगे चलकर स्पेस को लेकर एक प्रतिस्पर्धा, स्पेस को लेकर एक रेस, आर्म रेस जिसको कहते हैं, युद्धों के हथियारों को संबंधित रेस जो है वो प्रारंभ हो सकती है, जिसको लेकर राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है कि 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी तो शांतिपूर्ण उपयोग की बात करती है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। ठीक है, बाध्यकारी कानून नहीं है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसने 1982 में एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन यह बाध्यकारी पूर्ण रूप से नहीं है। इसके अलावा समय समय पर जो है आर्म रेस को रोके जाने के लिए बहुत सारे कानून लगाए जाने पे बात कही जाती रही है, लेकिन अभी भी कुछ सुनिश्चित नहीं हो सका है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। भारत का इस संदर्भ में क्या रुख होना चाहिए? ठीक है, तो जब भारत की बात की जाती है तो भारत ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोग्रामों पे काम करने की योजना बनाई है, जिसमें भारत भविष्य में एक इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी, सूर्य की ऑब्जर्वेटरी, स्पेस फ्लाइट, स्पेस स्टेशन, ऐसे जो है बहुत सारी योजनाओं को बना रहा है। साथ ही भारत ने क्या कोशिश की है कि इसरो के साथ ही एक निजी एजेंसी को भी निर्मित किया जाए, जिसके तहत एक इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण किया गया है, जिसमें निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। ठीक है, यानी भारत क्या कोशिश कर रहा है कि भविष्य में हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में शक्ति बन सकें, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं इसरो के द्वारा। साथ ही साथ इन स्पेस के द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां बढ़ रही हैं, ठीक है, कैसे? तो भाई एक तो हमारा मिलिटराइजेशन हो रहा है, सैन्यीकरण देखा जा रहा है, इसके अलावा विनियमन का अभाव है। ठीक है,
विनियमन के अभाव के साथ कचरे की समस्या है और ऐसी बहुत सारी अंतरिक्ष को लेकर समस्याएं उभर रही हैं। इसके संदर्भ में भारत को एक स्पेस लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, एक स्पेस गवर्नेंस की ज़रूरत है जो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखे, जिसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसमें लीगल एस्पेक्ट, जिसमें कमर्शियल एस्पेक्ट, जिसमें कूटनीतिक एस्पेक्ट, डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट और सिक्योरिटी संबंधी एस्पेक्ट या रक्षा संबंधी जो एस्पेक्ट हैं उनको पूरा किया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय विनियमन के क्षेत्र में सैन्य नियंत्रण के संदर्भ में हमें कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्पेस हित बढ़ रहे हैं उसमें भारत भी प्रगति कर सके। ठीक है। तो ये जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी काफ़ी प्रगति देखने को मिली है और भारत को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये जो पूरा जो आर्टिकल है वो एक तरफ तो तथ्यात्मक है, वहीं दूसरी ओर भारत को भी इसमें आगे बढ़ने की बात करता है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा एडिटोरियल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और सोशल जस्टिस से है। ठीक है। यह आर्टिकल क्या कहता है, तो इसमें मुख्य रूप से तकनीक के समावेशन के संदर्भ में बात कही गई है। तकनीकी समावेशन, तो टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन, इसके तहत बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। क्या तर्क दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो ये बताता है कि किस तरीके से कोविड-19 के दौर में तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है, जो ऑनलाइन खरीद बेकरी से शुरू होके स्वास्थ्य तक, सरकारी सेवाओं तक, ठीक है, कॉन्फ्रेंस की मीटिंग तक, डिजिटल पॉलिटिकल रैलियों तक, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तक, क्राउड फंडिंग तक और बहुत बड़ी संख्या में राजस्व कमाने तक चल गया है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजिटलीकरण, विशेषकर कोविड-19 के दौर में जिस तेज़ी से डिजिटलीकरण बढ़ा है, उसी तेज़ी से हमें यह ज़रूरत भी महसूस हो रही है कि हमें अपने आप को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड बनाना है। लेकिन जिस तरीके से तकनीक का महत्व बढ़ रहा है, उस क्षेत्र से जो डिजिटल क्षेत्र है वहाँ तक असमानता, गरीबी और समावेशिता की समस्या भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी प्रति किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में इंटरनेट की पहुंच के मामले में भारत काफ़ी पीछे देश है। ठीक है। जिसमें गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट की पहुंच है वो मात्र 50% तक सीमित है। यही कारण है कि यहाँ पे डिजिटल डिवाइड जैसी समस्या पैदा हो गई है, जिसे एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें प्रयास 2016 में किया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो इंटरनेट तक पहुंच है उसको मानव अधिकार के रूप में घोषित करने की बात कही गई। भारत सरकार ने भी 2011 में जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसे 2015 में भारत नेट का नाम दिया गया और इसको डिजिटल इंडिया का भाग बनाया गया। ठीक है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि अगले 1000 दिनों में 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। तो ये जो परियोजना है ये 2011 से चल रही है, जिसे अभी पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत यह कोशिश की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जा सकें। ठीक है। और जो दूसरा जो कमियां हैं, जो डिजिटल डिवाइस से संबंधित जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा सके। तो इसके तहत ज़रूरी यह है कि एक तरफ तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, इसको सफल बनाया जाए, वहीं दूसरी ओर हमें और भी वायरलेस तकनीकें, सैटेलाइट की ज़रूरत है, ताकि सामुदायिक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पर जो है हम बेहतर रूप से इंटरनेट की उपलब्धता को सुनिश्चित करा सकें। ठीक है। इसके तहत हमें ऐसी योजनाएं भी लागू करने की ज़रूरत है जिसमें विशेषकर विद्यार्थियों आदि को क्लास वगैरह एक्सेस करने के लिए फ्री में मोबाइल फ़ोन या फ्री में टैबलेट के साथ डेटा प्लान को भी दिया जा सके, ताकि विद्यार्थी उसका यूज़ कर सकें, और पंजाब सरकार ने ऐसे करने की योजना बनाई है।
ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसी तरीके की तकनीकी समावेशिता पर बल दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से कोविड-19 के दौर में डिजिटल डिवाइड की समस्या देखी गई है, उसमें हमें समावेशिता के मामले में, डिजिटलीकरण के मामले में और भी अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो किस तरीके से कोविड-19 के दौर में तकनीकी जो पहुंच की समस्या है वो बढ़ रही है और किस तरीके से ये मामला पूरा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 14 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। सबसे पहले तो खबर समझ लेते हैं है क्या। तो अमेजन जो अंतर्राष्ट्रीय एक कंपनी है और भारत में ये सामान की खरीद परचेस के रूप में काम करती है। ठीक है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो मॉडल हैं ई कॉमर्स कंपनियां हैं। इस पे अभी हाल में ही एक ऑनलाइन जो है एसोसिएशन है, ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन, क्या नाम है, ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने ये आरोप लगाया है कि जो अमेजन है वो एंटी ट्रस्ट केस में इन्वॉल्व है। एंटी ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि अमेजन करता क्या है, अमेजन मूल रूप से ई कॉमर्स एंटिटी के रूप में एक मार्केट प्लेस के रूप में काम करता है। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है, इस पर मैंने पहले भी चर्चा की थी, फिर से बता देता हूँ। मार्केट प्लेस मॉडल में क्या होता है कि जो प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये खुद कोई सामान नहीं बेचेगा। ठीक है, खुद कोई सामान नहीं बेचेगा, ये एक बाजार होता है, ऑनलाइन बाजार कह सकते हैं। ऑनलाइन बाजार होगा जिसमें वेंडर्स आएंगे, जिसमें दुकानदार आएंगे और अपना सामान बेचेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें एक समानता का सिद्धांत ये कहता है कि चूंकि ये बाजार है, इसलिए जितने भी दुकानदार आए, ठीक है, एक आए, दो आए, तीन आए, उन सभी को जो है समान परिस्थितियों में व्यापार करने की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन अगर अमेजन खुद से सामान बेचने लगे, ठीक है, खुद से वो सामान बेचने लगे, तो ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अगर बाजार है तो बाजार में दुकानदार सामान बेचते हैं, ना कि खुद बाजार। तो अमेजन पे यह आरोप लगाया है ये ऑनलाइन ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने कि अमेजन क्या करता है कि वो कुछ लोगों से, कुछ किसानों से या कुछ कंपनियों से बहुत बड़ी संख्या में सामान खरीदता है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में जो है सामान खरीदता है और इसको वो बेहद सस्ते दामों में, इवन घाटे पर कुछ ऐसी कंपनियों को बेच देता है। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी का नाम बताया गया है जिसका नाम है क्लाउड टेल। क्लाउड टेल नाम की कंपनी को बेच देता है और ये कंपनी बाद में अमेजन प्लेटफॉर्म पे ही उस सामान को बहुत कम कीमत पे बेचती है। तो अमेजन क्या कर रहा है कि सभी दुकानदारों को बराबर जो है समान आधार पर ट्रीट करने के बजाय उसने क्लाउड टेल को सामान बेच दिया और उससे कहा कि भाई तू हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा कर, इसको 50% छूट पे, 80% छूट पे, इस छूट पे आप बेचें। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि दूसरे जो ऑनलाइन वेंडर सामान बेच रहे हैं उनका सामान महंगा हो जाएगा और क्लाउड टेल को फ़ायदा होगा। तो अमेजन द्वारा ये जो प्रैक्टिसेस अपनाई जाने का जो आरोप लगाया गया है, इस पे केस जो है वो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला गया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में, विशेषकर कॉरपोरेट क्षेत्र में एक ऐसी संस्था है जो ये देखती है कि जो मार्केट में जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, मार्केट में जो सामान बेचा जा रहा है, उसमें किसी तरीके का अनैतिक प्रैक्टिसेस वगैरह तो नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अमेजन पे आरोप लगाया है कि मार्केट प्लेस मॉडल अपनाने के बावजूद वो खुद बाजार में सामान बेचने में संलग्न है और यह इस आधार पे दूसरे जो ऑनलाइन वेंडर्स हैं जो अमेजन पे ही अपना सामान बेचते हैं उनसे जो है वो एक तरीके से भेदभाव कर रहा है। तो एंटी ट्रस्ट जो केस है वो काफ़ी चर्चा का विषय है, जिसमें कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जांच की जानी है।
ठीक है, तो ये पूरा जो मामला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अमेजन जो है इसमें मुश्किलों में पड़ सकता है, क्योंकि अमेजन द्वारा भारत में लगभग $6.5 बिलियन निवेश की घोषणा की गई है। तो अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग इस तरीके से कोई आरोप उसमें सत्य मान सकता है, तो अमेजन के निवेश पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। तो है क्या, तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी द्वारा एक नवीन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई थी 15 अगस्त को। ये आपको मालूम होगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सबको एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जाने वाली है और उस यूनिक हेल्थ आईडी में जो पूरा हेल्थ डेटा होगा वो होगा जमा, चाहे आपके द्वारा ली गई दवाइयाँ हो, आपका द्वारा गए जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानकारी हो, चाहे इसी के साथ जो आपने समय समय पर जो चेकअप कराए हैं उनकी जानकारी हो, ये पूरी जानकारी है। अब चूंकि डिजिटल हेल्थ जो ये घोषणा हुई है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत, जो हेल्थ संबंधी जो डेटा, जो स्वास्थ्य संबंधी जो डेटा रखा जाने वाला है, उस डेटा की सुरक्षा के प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। तो इस डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लागू करने वाली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जो इकाई है नेशनल, ठीक है, हेल्थ अथॉरिटी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसने अभी एक डाटा जो है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसका नाम है मसौदा पॉलिसी, मसौदा नीति है हेल्थ डेटा पर। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी डेटा पर एक नीतिगत दस्तावेज जारी किया गया है जिसमें जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत जो स्वास्थ्य डेटा है उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लोगों से कमेंट माने गए हैं 3 अगस्त तक। यानी जो स्वास्थ्य डेटा है वो किस तरीके से सुरक्षित रह सके, इसके लिए लोगों से कमेंट माने गए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो है सिक्योरिटी पे, डाटा की सुरक्षा पे, डाटा में प्राइवेसी के मुद्दे पे काफ़ी बल दिया गया है। साथ ही डेटा को कौन हैंडल करेगा इस पे बात की जाएगी, डेटा को कौन प्रोसेस कर सकता है, ठीक है, इस पे बात की जाएगी। डेटा को कोई अगर प्रयोग कर रहा है तो वो डेटा को प्रयोग करने से पहले जो यूज़र है जिसका वो डेटा है उससे वो उसकी अनुमति ले, कंसेंट ले। यह जो है कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको इसमें विचार किया जाना है। ठीक है, अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य रूप से डेटा प्रयोग के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी फ्रेमवर्क को लागू करना है, जिसमें डेटा को इस्तेमाल करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना, इन सभी बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य डेटा को लेकर किसी तरीके का विवाद ना उपजे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ड्राफ्ट पॉलिसी हेल्थ डेटा यह याद रखना है और इसको किसने लागू किया है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इसे जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रही पुलिक्कली लोक कला रूप पुलिक्कली फोक आर्ट फॉर्म मुख्यतः किस राज्य का कला का प्रकार है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल की कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है केरल। पुलिक्कली क्या है? तो पुलिक्कली एक तरीके का स्ट्रीट डांस है। ठीक है, स्ट्रीट डांस कह सकते हैं और ये केरल के थ्रिसूर जिले में काफ़ी फेमस डांस है, जिसमें जो लोग हैं वो बाघ के रूप में अपने आप को पेंट करके नृत्य करते हैं। ठीक है, लोग अपने आप को बाघ के रूप में दिखाते हैं और फिर डांस करते हैं। ठीक, तो पुलिक्कली क्या है? इसको बाघ नृत्य भी कहा जाता है और ये केरल की लोक कला का भाग है, जिसमें ओणम त्यौहार जो एक वार्षिक त्यौहार है, केरल का एक वार्षिक त्यौहार है ओणम। ये केरल का वार्षिक त्यौहार जो एक फसल का त्यौहार माना जाता है, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है। तो फसल त्यौहार का ओणम त्यौहार, इसके चौथे दिन कलाकार अपने शरीर को बाघ की तरह पीले, लाल और काले धारियों से रंग के ढोल आदि बजा के नृत्य करते हैं और थ्रिसूर जिले में इसका आयोजन होता है। ठीक है, ये चित्र में देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है देखिए अपने आप को पूरा बाघ बना के जो है डांस कर रहा है और मुखौटा लगा के वो डांस करता है। ठीक है, अब
ओणम में जो है हर साल मनाया जाता है केरल में, लेकिन इस साल जो है कोविड-19 के चलते ये जो पुलिक्कली जो डांस होने वाला है वो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन होने वाला है। और ये पेज नंबर 8 जीएस पेपर 1 कल्चर से संबंधित है। ठीक है, तो पुलिक्कली कहाँ पे होता है? तो केरल का डांस है। किस अवसर पे होता है? ओणम के अवसर पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा काला सागर से लगती है? रूस, तुर्की, ईरान, कजाकिस्तान। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, 2, 3 व 4 की, इस पे कॉमा लगा लीजिएगा, 2, 3 व 4 की 1, 3 और 4। तो जो काला सागर है, ब्लैक सी जो है, उसकी सीमा रूस और टर्की से लगती है, ईरान और कजाकिस्तान से नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 1 व 2। देख लेते हैं। देखिए काला सागर है, मानचित्र में देख सकते हैं। और ये जो काला सागर है इसको कृष्ण सागर भी कहा जाता है, जो एक महाद्वीपीय समुद्र है। यह है दक्षिणी पूर्वी यूरोप, काकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप यानी टर्की से घिरा है। इसकी इसकी जो अधिकतम गहराई है वो 2212 मीटर और 4,36,400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, किन किन देशों से घिरा है? तो देखिए बुल्गारिया से घिरा है, ये रोमानिया से घिरा है, यूक्रेन से घिरा है, रूस से घिरा है, जॉर्जिया से घिरा है और टर्की से घिरा है। ये कुछ देश हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अब ये चर्चा में क्यों है? तो आपको पता ही होगा कि हाल में ही जो तुर्की है और जो ग्रीस है उनके बीच तनाव बढ़ रहे हैं भूमध्य सागर को लेकर। ठीक है, भूमध्य सागर में एक गैस के बड़े रिजर्व घोषित किए गए हैं, गैस के बड़े रिजर्व खोजे गए हैं और इन गैस रिजर्वों के स्वामित्व को लेकर तुर्की और ग्रीस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन महोदय, उन्होंने कहा है कि हम जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इसको हम लेके ही रहेंगे। तो ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसी के चलते देखिए आप याद रखिएगा, एक तो भूमध्य सागर चर्चा में है जिसपे हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं, भूमध्य सागर। इसके अलावा काला सागर चर्चा में है। ठीक है, इसके अलावा एक सागर है जिसका नाम है एजियन सी, एजियन सागर। इन तीनों के तीनों जो सागर हैं इसको आपको ध्यान रखना चाहिए मैप के दृष्टिकोण से। इस पर किसी भी साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य हैं? यह इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबद्ध एक ऑफिस है जिसका उद्देश्य साइबर जगत को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस के साथ मिलके टेक सागर लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा असत्य। तो जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का नहीं है बल्कि नेस्कॉम, ठीक है, जो एक वाणिज्यिक संस्था है, उद्योगों की एक संस्था है, उससे के द्वारा स्थापित किया गया है और इसने जो है टेक सागर बनाया है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। तो असत्य कौन सा हो गया? केवल एक। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया में डेटा सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और इसको किसको द्वारा बनाया गया है? तो इसको नेस्कॉम के द्वारा बनाया गया है जो एक संगठन है औद्योगिक कंपनियों का। ठीक है, इसके तहत साइबर स्पेस को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की कोशिश की जाती है और इसके तहत जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, मानक होती हैं और पहलों को अपनाया जाता है। अब इसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफिस के माध्यम से एक पहल लॉन्च की है जिसको कहा जाता है टेक सागर। ठीक है, क्या कहते हैं? टेक सागर। टेक सागर क्या है? तो टेक सागर भारत की तकनीकी क्षमताओं को पोर्टल के माध्यम से खोजने का एक प्लेटफॉर्म है। मतलब एक ये प्लेटफॉर्म है जिसमें कंपनी, आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, एकेडमिक्स या फिर रिसर्चर्स वगैरह को कहा जाता है कि आप आइए और अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन कीजिए। तो तकनीकी क्षमताएं भारत में बेहतर हो सकें इसके लिए टेक सागर को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये खबर क्यों ली है? तो पेज नंबर 14 में आज एक खबर आई है जिसमें डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पेपाल संस्था के साथ, पेपाल कंपनी के साथ मिलके भारत में जो
रिस्क और फ्रॉड के संबंधी केसेस हो सकते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, ठीक है, उस पे चर्चा करी गई है और इसके संदर्भ में एक स्टडी की गई है, ठीक है। तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और पेपाल ने मिलके जो डेटा को लेकर फ्रॉड हो सकते हैं या ऑनलाइन क्षेत्र में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जो फ्रॉड हो सकते हैं, इसके संदर्भ में एक स्टडी की है, इसी के चलते ये चर्चा में है, ठीक है, जिसमें लोगों को ये बताया गया है कि किस तरीके से वो अपने पेमेंट इकोसिस्टम को, पेमेंट की पूरी संस्कृति को बेहतर कर सकते हैं ताकि वो किसी प्रकार के फ्रॉड आदि से बच सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी किए गए एक्सपोर्ट प्रीपरेडनेस इंडेक्स 2020 EPI 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। इसके अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रथम 3 रैंक प्राप्त राज्य हैं। स्थल आबद्ध राज्यों में तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, तत्पश्चात राजस्थान और हरियाणा का स्थान है, ठीक है। तो आपको इसमें सत्य कथन बताना है, केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई नहीं। तो देख लेते हैं। देखिए एक्सपोर्ट प्रीपरेडनेस इंडेक्स जो है वो 4 स्तंभों पे, 4 बेसिस पे राज्यों को रैंक करता है। इसमें उनके द्वारा बनाई गई नीति, उनके राज्य में बिजनेस का इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, निर्यात का प्रदर्शन। इसमें 11 उपस्तंभ हैं, जैसे कि निर्यात को बढ़ावा देने संबंधी नीति, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक बिजनेस एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ठीक है। अब इसके तहत ये जो खबर आई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें नीति आयोग के माध्यम से, याद रखिएगा, नीति आयोग के माध्यम से एक्सपोर्ट प्रीपरेडनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये 3 प्रथम स्थान पर राज्य रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्थल आबद्ध देशों में, राज्यों में, लैंड लॉक्ड स्टेट्स में राजस्थान सबसे बेहतर रहा है, उसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है, ठीक है। इस इंडेक्स में जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जो तटीय राज्य हैं, उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और टॉप 10 में से, ठीक है, 6 जो राज्य हैं वो कोस्टल स्टेट हैं, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और कौन से टॉप 10 हैं, तो राजस्थान है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और केरल है। तो इसमें 6 जो राज्य हैं वो कोस्टल स्टेट ही हैं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु प्रथम रिंग, ये सही है। इसके अलावा में तेलंगाना नहीं, कौन है, राजस्थान, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, केवल एक ए आंसर सही है, ठीक है। अब एक लास्ट ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? वलित हिमालय पर्वत श्रेणियों के उत्थान के कारण, फोल्डेड माउंटेन, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, सिंटेक्शियल बेंडिंग, तृतीय कल्पीय पर्वतमालाओं के भूविवर्तनिकी विक्षोभ के कारण, कि ए और बी दोनों, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें आंसर जो है उसको कहा जाता है कि हिमालय में जो अक्ष संघीय नमन है उसके चलते ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है। अक्ष संघीय नमन क्या होता है, इसको एक मानचित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, पूरा यहाँ तक जाता है, ठीक, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ये माना जाता है। अब ये जो है 2 स्थानों पे मुड़ा हुआ है, 2 स्थानों पे जो है इसमें बैंड देखा जाता है। एक को कहा जाता है पश्चिमी अक्ष संघीय नमन या वेस्टर्न सिंटेक्स, और दूसरे को कहते हैं पूर्वी सिंटेक्स। जो वेस्टर्न सिंटेक्स है वो ये जो नंगा पर्वत है इसके पास है, वेस्टर्न सिंटेक्स नंगा पर्वत के पास है। वहीं जो ईस्टर्न सिंटेक्स है वो यहाँ पे नमचा वरवा नाम के पर्वत के पास है। तो इस सिंटेक्सियल बैंड के चलते जो ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से निकलती है वो नमचा वरवा के पास सिंटेक्सियल बैंड के चलते फिर मुड़ जाती है दक्षिण की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंटेक्सियल बैंडिंग, ठीक। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, तो अभी हाल में ही ब्रह्मपुत्र में एक रोपवे बनाया गया है लगभग 2 किलोमीटर लंबा। हालांकि वो बीच में ही काम करना बंद कर दिया कुछ दिक्कतों के चलते, ठीक है। तो ये जो है खबर इसमें आई है।
अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कृषि बाजार सुधारों की दिशा में नीतिगत सुसंगति, पूरक सुधार व सहयोगात्मक दृष्टिकोण किस प्रकार एक पूर्व शर्त के रूप में कार्य करते हैं? कृषि बाजार सुधारों के क्षेत्र में हालिया सरकारी सुधार उपायों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द में बताना है, 15 अंक का उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते स्पेस हितों के संदर्भ में भारत को भी प्रगति करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत के स्पेस विजन में एक ऐसे विशिष्ट स्पेस विधायन की आवश्यकता है जो तकनीकी, विधिक, वाणिज्यिक, कूटनीतिक व रक्षा लक्ष्यों को पूरा कर सके। चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो उत्तर हैं वो आप बेहद आसानी से लिख सकते हैं यदि आपको कृषि बाजार सुधारों और स्पेस हितों के संदर्भ में जो हमने आर्टिकल चर्चित किए हैं उनको आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की है, उसी के जो बिंदु हैं उसको आप लिख सकते हैं इन मेंस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी, ये क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पर। धन्यवाद।